नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव की है। एक दुनिया जो हमेशा चलती रहती है, मौसम के साथ अपना ठिकाना बदलती है, और दूसरी दुनिया जो एक जगह टिकी हुई है, जिसे नियम और प्रशासन चलाते हैं। ये कहानी है उन चरवाहों की जिनकी पूरी जिंदगी एक सफर थी। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर घर कोई एक जगह न हो बल्कि एक चलता फिरता सफर हो। ये सवाल ही हमें घुमंतू जीवन की आत्मा तक ले जाता है। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जो नक्शों या सरहदों से नहीं बल्कि मौसम के मिजाज और चरागाहों की पुकार से चलती हो। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पशुचारण या पैस्टोरलिज्म आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ जानवर पालना नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी संस्कृति है, एक अर्थव्यवस्था है जो कुदरत के चक्र के साथ, मतलब नेचर के साइकिल के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो इस कहानी में हम कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन समुदायों की पारंपरिक दुनिया कैसी थी। फिर जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल ने आकर सब कुछ कैसे बदल दिया। हम ये भी समझेंगे कि इन लोगों ने इन मुश्किलों का सामना कैसे किया, और आखिर में देखेंगे कि आज इनकी ये यात्रा कहाँ तक पहुंची है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इन समुदायों की जिंदगी में कोई बड़ा बाहरी दखल नहीं था। एक ऐसी दुनिया जिसकी अपनी एक अलग ही लय थी, जो पूरी तरह से मौसम के आने जाने पर निर्भर थी। और देखिए, भारत में पशुचारण कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये पूरे देश में फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल हों, हिमाचल के गद्दी चरवाहे, महाराष्ट्र के धनगर हों या फिर राजस्थान के रायका, ये सब सदियों से इसी जीवन शैली को जी रहे थे। ये भारत की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। अब इस मौसमी आवाजाही को ठीक से समझना है तो गद्दी चरवाहों का उदाहरण सबसे अच्छा है। हर साल अप्रैल आते ही वे अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के साथ शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकल पड़ते थे। उनका मंजिल होती थी लाहौल और स्पीति की ऊंची ठंडी वादियां, और फिर जैसे ही सितंबर में बर्फ गिरनी शुरू होती, वो वापस नीचे की ओर अपना सफर शुरू कर देते थे। क्या कमाल का तालमेल था प्रकृति के साथ। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, औपनिवेशिक शासन का। ये सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं था, ये तो जमीन, जंगल और लोगों को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का सीधा टकराव था। यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अंग्रेज अधिकारियों को एक जगह बसी हुई आबादी पसंद थी, क्योंकि उन पर नजर रखना आसान था, उनसे टैक्स वसूलना आसान था। तो उनके लिए घूमते फिरते लोग हमेशा शक के दायरे में रहते थे, और जो बड़े बड़े चरागाह थे उन्हें वो बेकार जमीन या वेस्टलैंड कहते थे, क्योंकि उससे उन्हें कोई सीधा पैसा नहीं मिलता था। तो बात सिर्फ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की नहीं थी, असल में इसके पीछे एक सोची समझी इकोनॉमिक पॉलिसी थी। कॉलोनियल सरकार जमीन के हर टुकड़े से ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। उनकी नजर में चरागाहों को खेतों में बदलना फायदे का सौदा था, ताकि वो जूट और कपास जैसी फसलें उगा सकें जिससे उनका खजाना भरे। ये सोच चरवाहों के जीवन के लिए सीधा सीधा खतरा थी। और अपनी इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक के बाद एक कई कानून बनाए। इन कानूनों ने मानो एक खुले मैदान पर अदृश्य दीवारें खड़ी कर दीं और चरवाहों की दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ देखिए कि कैसे एक के बाद एक कानूनों का शिकंजा कसा गया। पहले वेस्टलैंड रूल्स आए, जिनसे चरागाह छीने गए। फिर वन अधिनियम या फॉरेस्ट एक्ट्स आए, जिनसे जंगलों में उनकी एंट्री बंद हो गई। और फिर आया आपराधिक जनजाति अधिनियम। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, ठीक इसी दौरान अफ्रीका में भी मसाई लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी। ये जो कानून था, द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये एक बहुत ही भयानक मोड़ था। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये तो एक पूरी जीवन शैली पर अपराधी होने का ठप्पा लगाने जैसा था। इस कानून ने क्या किया? इसने कई घुमंतू समुदायों को जन्म से ही क्रिमिनल घोषित कर दिया। उन्हें एक तय गांव में बसने पर मजबूर किया गया, और कहीं भी आने जाने के लिए सरकारी परमिट लेना जरूरी हो गया। जरा सोचिए, जिनकी जिंदगी ही सफर थी, उनके लिए सफर करना ही एक जुर्म बना दिया गया। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये तो एक तरह का कॉलोनियल प्लेबुक था जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा था।
भारत में कीमती लकड़ी जैसे साल और देवदार के लिए जंगलों को रिजर्व्ड कर दिया गया, तो वहीं अफ्रीका में सबसे अच्छी चरागाह वाली जमीनें गोरे लोगों को बसाने के लिए या फिर गेम रिजर्व्स बनाने के लिए ले ली गईं। नतीजा दोनों जगह एक ही था, चरवाहों को उनकी अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। इन सब नीतियों का नतीजा बहुत विनाशकारी था। इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि उनके जानवरों और पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर पड़ा। उनकी दुनिया, उनका आसमान सचमुच में सिकुड़ता जा रहा था। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि मासाई समुदाय को कितना बड़ा नुकसान हुआ। 1885 में उनकी जमीन के बंटवारे के बाद उन्होंने अपनी लगभग 60% बेहतरीन चरागाह भूमि खो दी। उन्हें एक छोटी और सूखी जमीन के टुकड़े पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। 1890s में रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी ने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों की जान ले ली। और ये तबाही इतनी बड़ी इसलिए हुई क्योंकि अब चरवाहे बीमारी वाले इलाकों से बचने के लिए अपने जानवरों को कहीं और नहीं ले जा सकते थे, वो सीमाओं में कैद हो चुके थे। पर यह कहानी सिर्फ तबाही और नुकसान की नहीं है, ये कहानी है जबरदस्त रेजिलियंस की भी। इन समुदायों ने इतने भारी दबाव के बीच भी जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके खोज निकाले। तो उन्होंने क्या किया, कैसे सामना किया इस मुश्किल का? कुछ ने अपने पुराने रास्ते बदल दिए ताकि नए नियमों से बच सकें। कईयों ने अपने झुंड का साइज छोटा कर लिया ताकि कम जमीन में भी गुजारा हो सके। कुछ ने तो जमीन खरीदकर खेती शुरू कर दी या फिर मजदूरी करने लगे। मतलब उन्होंने लगातार नए रास्ते खोजे जो उनकी हिम्मत और समझदारी को दिखाता है। और इसी जीवटता के साथ ये सफर आज भी जारी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पशुचारण कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है। ये आज भी एक जीती जागती और बहुत महत्वपूर्ण जीवन शैली है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि आज भी अकेले अफ्रीका में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पशुचारण पर निर्भर है। ये समुदाय हमें दूध, मांस और ऊन जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उस पारंपरिक ज्ञान को जिंदा रखे हुए हैं जो हमें सिखाता है कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर कैसे जिया जाता है। और अब वो अपने हक के लिए राजनीतिक तौर पर भी आवाज उठा रहे हैं। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की ये दुनिया जो हर किसी से एक जगह बस जाने की उम्मीद करती है, क्या उस दुनिया में एक गतिशील चलते फिरते जीवन के लिए कोई जगह बची है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तरक्की, पर्यावरण और सांस्कृतिक विविधता के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है।